नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक बार फिर से एनसीईआरटी की बुक लेकर के आया हूं। आज इस एनसीईआरटी बुक में मैं आज ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी की बुक की जो सीरीज चला रहा हूं, इसमें एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं और जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उस पर अच्छे से डिस्कस करता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 ग्लोब में अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में दोस्तों। तो आज इस चैप्टर में हम लोग ग्लोब के बारे में जानेंगे कि ग्लोब हमारा क्या है, कैसा है ग्लोब, और ग्लोब में अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाओं के क्या क्या महत्व हैं दोस्तों, और कहाँ इसका महत्वपूर्ण काम होता है, क्यों अक्षांश रेखाएं बनाई गई हैं, और देशांतर रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं की महत्वपूर्ण काम क्या है, ये किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो चलो दोस्तों हम पढ़ते हैं आगे लाइन बाय लाइन और उसके साथ हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो पहले आप ये देखो, ये आपको ग्लोब दिख रहा है दोस्तों। ग्लोब में देखो दोस्तों, ये आपको इसे अक्ष कहते हैं दोस्तों, जहाँ से दोस्तों ग्लोब के अंदर एक पतली सुई की तरह जो इसका ध्रुव है, जिस पे ग्लोब को रोका गया है, या आप कह सकते हो जिस पर ग्लोब टिका हुआ है, उसे ध्रुव कहते हैं दोस्तों। तो ये कि ध्रुव ये हो जाता है दोस्तों, एक अक्ष ये होता है दोस्तों और एक अक्ष ये होता है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, ये तो आपने पढ़ ही लिया है पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में आपने देखा। मैं आपको बताया था कि पृथ्वी हमारी गोलाकार नहीं है, ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है, इसी वजह से ये भू आकार की है, इसलिए भूआप कहा जाता है, इसीलिए इसे पृथ्वी कहा जाता है दोस्तों। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। तो दोस्तों, आप अगर ग्लोब को देखेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लोब में क्या क्या मुझे जानना चाहिए और कहाँ पे किस देश की स्थिति है। ये सारी जानकारी मुझे ग्लोब से मिलती है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो बिल्कुल दोस्तों, ग्लोब जो होता है वो मुझे पृथ्वी का एक लघु रूप है, जो पृथ्वी की तरह ही सेम टू सेम आप कह सकते हो दिखता है। जिस तरीके से हमारा ग्लोब है उसी तरीके से हमारी पृथ्वी है दोस्तों। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि ग्लोब का कोई आकार नहीं है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकते। ठीक दोस्तों, जो बड़े आकार के ग्लोब होते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता है, तो उन ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। और अगला देखते हैं, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब एवं गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। तो देख रहे हो दोस्तों, ग्लोब की दो प्रकार के बारे में ग्लोब यहाँ पे बताया गया। एक ऐसा ग्लोब जो बड़े आकार का ग्लोब है, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते, और दूसरा ग्लोब जो गुब्बारे के आकार का यानी छोटा ग्लोब है, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं दोस्तों। ग्लोब स्थिर नहीं है। अब देखो दोस्तों, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। बिल्कुल दोस्तों, कुम्हार का पहिया या लट्टू के आकार का ग्लोब जो है घूमता है, और इसी आकार से ग्लोब को घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जा सकता है। तो ग्लोब में दोस्तों क्या क्या जानकारी मिलती है मुझे? देशों को दिखा सकते हैं हम, उसके बाद ग्लोब पर हम महाद्वीपों को दिखा सकते हैं तथा महासागरों को भी हम ग्लोब पर दर्शा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी मुझे ग्लोब से दोस्तों बहुत ही आसानी से मिल जाती है, और ये जानकारी हम अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस
पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, बिना किसी बिंदु या बिना किसी रेखा के हम किसी भी की स्थिति के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि जब मुझे कुछ बताना होता है तो हम किसी न किसी का सहारा लेते हैं दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर दो लाइन बनाता हूँ दोस्तों। एक ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, दो लाइन बनाया मैं। तो आप ये देखो, आप ये कह सकते हो कि जो पहली लाइन है दूसरी लाइन के दाहिनी तरफ है और दूसरी लाइन जो है दोस्तों वो पहली लाइन के बाएं तरफ है। तो इस तरीके से हम एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ तुलना करके बता रहे हैं। अगर इसी जगह पे एक सिंगल लाइन बना दूं तो आप इसे कैसे आप दर्शाओगे कि ये लाइन किस जगह पर है? आप किसको बताओगे? इसके सापेक्ष में कुछ आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसका वर्णन नहीं कर सकते दोस्तों। इसी तरीके से कुछ बताने के लिए आपको एक बिंदु दिखाना जरूरी होता है जिसके सापेक्ष में हम उस चीज़ को बता सकें। तो आओ देखते हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि एक सुई में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ठीक दोस्तों, जो ग्लोब है हमारी, एक सुई के आकार की जो एक स्थिति है, सुई की तरह है दोस्तों, उसमें उसी पर टिकी हुई हमारी ग्लोब है दोस्तों। जैसा कि अभी मैं आपको इमेज में दिखा रहा था, तो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में दिखाई देती है, होती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अक्ष कहते हैं जिसे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अक्ष, उस स्थिति को, जो सुई के आकार की स्थिति होती है जिस पे हमारा ग्लोब झुका हुआ होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? अक्ष कहा जाता है, उसे अक्ष कहते हैं दोस्तों। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। तो देखो दोस्तों, ये भी मैं आपको दिखाया था। निचले भाग को, जो ग्लोब होता है, ग्लोब के निचले भाग में जो ध्रुव होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं दोस्तों। जो ऊपर की तरफ जो बिंदु होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। नीचे दक्षिणी ध्रुव और ऊपर उत्तरी ध्रुव दोस्तों। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक जानकारी और निकलती दोस्तों, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी घूमती है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन याद रहे, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती जिस सुई की यहाँ पे चर्चा की गई है दोस्तों। ऐसी पृथ्वी पर कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। तो देखो दोस्तों, अपने अक्ष पर चारों ओर घूम रही पृथ्वी, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो काल्पनिक रेखा है दोस्तों, जहाँ पे सुई की यहाँ पे चर्चा की जा रही है बार बार। ऐसी कोई सुई नहीं है जो यहाँ पे बताया गया, कोई सुई नहीं है। ये अपने अक्ष पर घूमती है। और अक्ष किसे कहते हैं दोस्तों? जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को इंगित करता है, उसे अक्ष कहते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो जो ये एक और काल्पनिक रेखा है दोस्तों जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती हैं, उसके बारे में हम देखते हैं वो कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आप इमेज को देखो, इमेज में देखेंगे, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। ये पृथ्वी है। पृथ्वी कुछ इसी प्रकार के है दोस्तों। पृथ्वी का आकार और इस हमारे ग्लोब का आकार लगभग सेम है। और ये देखो दोस्तों, आपको ये एक बिंदु लाइन दिख रही है जो डॉट डॉट के आकार की दिख रही है दोस्तों। ये जो है लाइन पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। तो इस रेखा का कुछ नाम होगा दोस्तों जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस रेखा का नाम है दोस्तों विषुवत रेखा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा वो रेखा होती है जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है दोस्तों। तो एक ऊपर का भाग होता है और एक नीचे का। जो ऊपर का भाग होता है दोस्तों उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो इसे गोलार्ध कहते हैं। और ऊपर की दिशा को उत्तर कहते हैं, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है दोस्तों। तो और इसी तरीके से, जिस तरीके से विषुवत रेखा पर एक वृत्त है, विषुवत रेखा वृत्त है दोस्तों, इसी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में कई रेखाएं हैं जो बराबर दूरी पर
बनी हुई हैं। और इसी तरीके से दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में भी बराबर दूरी पर रेखाएं बनी हुई हैं। तो इन रेखाओं के बारे में आगे दोस्तों पढ़ते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। जो विषुवत वृत्त दोस्तों अभी मैं आपको इमेज में बताया, जो बराबर पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है, वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। देखो दोस्तों, उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जा रहा है तथा दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जा रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाले भाग को कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाले भाग को कहा जाता है, जो विषुवत वृत्त के नीचे होता है। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं दोस्तों, ये बराबर आधे आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है दोस्तों। तो देखो कितनी महत्वपूर्ण है ये, विभिन्न पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति। तो इस रेखा से दोस्तों पृथ्वी के स्थानों की स्थिति का पता चलता है। हमारे जो विषुवत वृत्त के साथ जो रेखाएं हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, इससे स्थानों की स्थिति बताने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे देखते हैं, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखा कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, जो विषुवत वृत्त है, ये विषुवत वृत्त यहाँ से लेकर के ध्रुवों तक के सभी ध्रुव दोस्तों, एक ध्रुव ये होता है, ये उत्तरी ध्रुव और नीचे होगा दक्षिणी ध्रुव दोस्तों। तो यहाँ से लेकर के विषुवत वृत्त से लेकर के ध्रुवों तक जो ये रेखाएं, जितनी रेखाएं मिलेंगी सभी की दूरी समान, इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, समानांतर है दोस्तों। सभी की स्थिति जो है समानांतर वृत्तों का निर्माण करती हैं और इसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। जो सभी ये दोस्तों लेटी हुई रेखाएं हैं जो बराबर दूरी पर गोले का निर्माण करती हैं, जो पृथ्वी को बराबर गोलों में काटती हैं गोलाकार में, उसे अक्षांश रेखा या समानांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो देखो दोस्तों, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। इसे जैसे ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इस तरीके से इसे अक्षांश में बांटा जाता है। तो देखो दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण है ये अक्षांश रेखाएं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। अभी आपने देखा जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में काटती थी उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। जब बराबर दो भागों में काट रही दोस्तों तो बीचों बीच में स्थित है, इसलिए वो 0 डिग्री पर है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, शून्य अंश। तो विषुवत वृत्त हमारी शून्य अंश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी है उसका 1/4 है तथा अतः इसका माप होगा 360, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है गोल है और गोल होने की वजह से ये 360 डिग्री है दोस्तों। 360 यानी कि 1/4 या 90 अंश आप कह सकते हो दोस्तों। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे अक्षांश रेखाएं जो हैं दर्शाती हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की इस सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो उत्तर में जितनी भी समानांतर रेखाएं हैं उसे उत्तरी अक्षांश कहा जाता है दोस्तों, जो ऊपर की तरफ विषुवत वृत्त के ऊपर है। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित जो नीचे की तरफ है दोस्तों, दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो आप देख रहे हो दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ये हमेशा जो है एक ही स्थान पर स्थित होती हैं दोस्तों, इनका स्थान नहीं बदलता, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर के लिए ऊ लिखा जाता है दोस्तों, या द यानी उत्तर के लिए ऊ और दक्षिण के लिए द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में, यहाँ पे दोस्तों एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे हम समझते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। महाराष्ट्र में
चंद्रपुर। चंद्रपुर एक स्थान है दोस्तों। एवं ब्राज़ील, ब्राज़ील जो शहर है दक्षिणी अमेरिका में बेलो होरिजोटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है और ब्राज़ील जो दक्षिणी अमेरिका का शहर है ब्राज़ील, वहाँ पे एक जगह है होरिजोंटे। ठीक दोस्तों, ये दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है दोस्तों। तो 20 डिग्री अक्षांश कौन सा है, अब इसके बारे में भी जानना है, ये उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में, अब देखो दोस्तों यहाँ पे अलग हो रहा है 20 अंश उत्तर में, एवं बेलो जो शहर है जो ब्राज़ील का, ओ हेरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित। देखो दोस्तों, अब दोनों अलग हो गए, एक 20 डिग्री उत्तर में है विषुवत वृत्त के ऊपर और एक विषुवत वृत्त के नीचे 20 डिग्री पर स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित तथा बेलो हेरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है दोस्तों। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे जैसे विषुवत वृत्त के ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं उसी तरीके से उसकी दूरी आकार जो है घटता जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आप देखो, ये सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण कर रहा है दोस्तों 0 डिग्री। उसके बाद 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये उससे भी छोटा है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश फिर और छोटा हुआ, 60 डिग्री दोस्तों और छोटा हुआ, और 80 डिग्री जो है उससे भी छोटा हुआ, और यहाँ पे जो ध्रुव है दोस्तों बहुत ही छोटा हो गया। तो आप ध्रुव विषुवत वृत्त से जितना ऊपर जाएंगे उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी ध्रुव के पास, और चाहे आप दक्षिणी ध्रुव के पास जाएं, तो आप ध्रुव के पास आप जिस तरीके से आप बढ़ते जाते हैं उस तरीके से वृत्त की जो आकार है दोस्तों वो छोटा होता चला जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इस इमेज को देखो, ये दोस्तों विषुवत वृत्त है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं दोस्तों, उनके नाम हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये दोस्तों विषुवत वृत्त है दोस्तों जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है दोस्तों। सबसे पहले आप देखो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी को ये एक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब विषुवत वृत्त के उत्तर में एक रेखा स्थित है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री से उत्तर में 23.5 डिग्री पर स्थित है, तो उत्तर में 23.5 डिग्री पर स्थित रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और विषुवत वृत्त से दक्षिण में स्थित 23.5 डिग्री पर दोस्तों मकर रेखा है। तो देखो, उत्तर में 23.5 और दक्षिण में 23.5 दोनों जगह ऊपर और नीचे आपको बराबर दूरी तय करनी है दोस्तों। तो ऊपर आपको कर्क रेखा मिलती है और नीचे आपको मकर रेखा मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, इस वजह से इसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। जैसा कि आप कर्सर पे देख रहे हो, आप इमेजिन करो कि ये कर्सर जो है एक ये सूर्य है। अब सूर्य की रोशनी अभी दोस्तों आपको मकर रेखा पर नज़र आ रही है, और सूर्य जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, समय का तात्पर्य दोस्तों महीने से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है सूर्य जो है दोस्तों ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते बढ़ते दोस्तों ये विषुवत रेखा पर आया, और फिर उसके बाद दोस्तों इसकी चाल आगे की तरफ बढ़ती है और ये कर्क रेखा पर पहुँच जाता है, और कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता दोस्तों, फिर वहीं से ये वापस हो जाता है। तो इसका जो चाल है दोस्तों मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में होता है दोस्तों। इस वजह से जहाँ पर सूर्य की रोशनी, सूर्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा देर रुकेगा और सूर्य जहाँ पर सीधे चमकेगा दोस्तों, वहीं पर उसका प्रकाश या ऊष्मा आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो गर्मी सबसे अधिक प्राप्त होता है। तो इस क्षेत्र में सूर्य का जो सीमा क्षेत्र है दोस्तों इन्हीं 2 रेखाओं के बीच में है, इन्हीं 2 रेखाओं के बीच में सूर्य घूम के रहता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों सबसे अधिक गर्मी इन्हीं 2 रेखाओं के बीच में यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पड़ेगी दोस्तों। तो इस वजह से इन क्षेत्रों में बहुत गर्मी होती है। गर्म क्षेत्र होने के वजह से इसे दोस्तों भौगोलिक भाषा में उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जैसे यहाँ पे
सूर्य जो है दोस्तों 22 दिसंबर से स्टार्ट होता है। 22 दिसंबर से चलते चलते दोस्तों 21 मार्च को यहाँ पहुँचता है विषुवत रेखा पर। फिर 21 मार्च के बाद दोस्तों फिर आगे सूर्य चलता है तो 21 जून को दोस्तों कर्क रेखा पर पहुँचता है। फिर कर्क रेखा से ही वापस 21 जून से वापस होता है। वापस आते समय दोस्तों यहाँ पे 23 सितंबर को फिर से कर्क रेखा पर पहुंचता और विषुवत रेखा पर पहुंचता है 0 डिग्री पर। उसके बाद फिर यहाँ से चलता है दोस्तों तो फिर यहाँ पे 22 दिसंबर को पहुंचता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसी के बीच में घूम के सूर्य रहता है तो यहाँ पर सबसे अधिक रोशनी पड़ती है इसकी। उसके बाद हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों जो शीत कटिबंध क्षेत्र होता है तो सूर्य जो द्वारा जो रोशनी जो प्रकाश होता है वो थोड़ी बहुत यहाँ तक पहुँचती है दोस्तों, लेकिन उतनी ज़्यादा इसका प्रकाश या ऊष्मा नहीं पहुँचता जितना यहाँ पे पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड भी होती है दोस्तों, और इससे ज़्यादा ठंड यहाँ पर पड़ता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती। रोशनी अगर पहुँचती भी है दोस्तों तो यहाँ पर सूर्य का जो ऊष्मा होता है, जो वहाँ की सूर्य की गर्मी होती है वो नहीं पहुँचती। तो इस वजह से ये सबसे ठंडा प्रदेश ऊपर का होता है, उससे कम ठंडा ये होता है और ये बिल्कुल ठंडा क्षेत्र नहीं होता है दोस्तों। तो आगे आओ पढ़ते हैं इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समानांतर रेखाएं दोस्तों, विषुवत वृत्त 0 डिग्री जो मैं आपको दिखाया दोस्तों ये है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये 90 डिग्री होता है। मैं आपको फिर से एक बार दूसरे इमेज पे ले चल के दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो होता है उत्तरी ध्रुव दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से नीचे जो दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों वहाँ पर भी 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। तो आओ देखते हैं दोस्तों ये और कौन सी 4 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा दोस्तों जो मैं भी आपको बताया जो 23.5 डिग्री पर स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है दोस्तों, ये भी मैं अभी आपको इमेज के माध्यम से बताया दोस्तों। उसके बाद आता है विषुवत वृत्त के उत्तर में दोस्तों। विषुवत वृत्त जिसे कहते हैं जो उत्तर की दिशा में है 66.5 डिग्री उत्तर में, ठीक दोस्तों, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं इसे। और दक्षिण में भी उसी तरीके से विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में स्थित ध्रुव वृत्त। तो इस तरीके से दोस्तों 4 वृत्त का निर्माण होता है, 4 रेखाओं का निर्माण होता है दोस्तों, जो चारों रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों आप अपने आप में। अब आगे देखते हैं दोस्तों पृथ्वी के ताप कटिबंध क्षेत्र के बारे में। पृथ्वी के ताप कटिबंध क्षेत्र के बारे में दोस्तों मैं भी आपको बता दिया कि जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है वहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। सूर्य की रोशनी सीधी पड़ने की वजह से वहाँ का ताप या टेम्परेचर आप कह सकते हो सबसे अधिक होता है दोस्तों। तो चलो फिर भी मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है दोस्तों। तो सूर्य की रोशनी जो होती है, सूर्य जो होता है दोस्तों वर्ष में एक बार होता है, प्रतिदिन की बात नहीं हो रही है। कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, तो कर्क रेखा 23 डिग्री ऊपर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों, ये उसके बीच में जितने भी अक्षांश रेखा हैं दोस्तों इस पर सूर्य वर्ष में एक बार, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया दोस्तों कि मकर रेखा से स्टार्ट होकर सूर्य ऊपर की तरफ जाता है, फिर कर्क रेखा से नीचे की तरफ आता है दोस्तों। तो जितने बीच में जितने भी अक्षांश रेखाएं पड़ेंगी सूर्य कहीं न कहीं उस पर चमकता हुआ ही ऊपर जाएगा। तो वर्ष में एक बार सभी रेखाओं पर चमकता है। तो दोस्तों वही यहाँ पे बात की जाए कि सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। बिल्कुल दोस्तों, जब सूर्य सीधे ऊपर चमकेगा तो वहाँ पे सूर्य की ऊष्मा सबसे अधिक होएगी, गर्मी अधिक होगी, तो वहाँ पर तपिश अधिक पड़ेगी। तो इसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। तो जहाँ पे गर्मी सबसे अधिक पड़ती है जिस क्षेत्र में दोस्तों, उसे भौगोलिक भाषा में, भूगोल की भाषा में उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों सूर्य की तिरछी रोशनी पड़ती है। सूर्य की तिरछी रोशनी पड़ने के कारण वहाँ पर जो है सूर्य की तो ऊष्मा उतनी अच्छी या उतनी तेज नहीं होती। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं
दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती, इस वजह से वहाँ का तापमान मध्य बना रहता है। इसलिए इसे भूगोल की भाषा में शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जा रहा है। तो देखो दोस्तों, जहाँ पे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, जहाँ पे मध्यम तापमान रहता है वहाँ पे उसे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। और आगे भी देखते हैं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। तो दोस्तों, ये वो स्थान है जो ध्रुव के पास का क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ठंडा मौसम होता है, बहुत ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, जहाँ पे सबसे अधिक ठंड पड़ती है उसे क्या कहते हैं? शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। अब हम दोस्तों, अभी तक हमने दोस्तों पढ़ा अक्षांश रेखा के बारे में, अब हम देशांतर रेखा के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे देशांतर रेखा की बात की गई है दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बारे में दोस्तों। तो आप देखो, अभी ध्रुव जो अक्षांश रेखा था, अक्षांश रेखा के बारे में देख रहे थे, तो ये रेखाएं लेटी हुई रेखाएं थी, सभी अक्षांश रेखाएं लेटी हुई थी दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बीच में। तो आप इस इमेज में देख सकते हो दोस्तों, ये है देशांतर रेखा, जो खड़ी रेखाएं हैं, सीधी खींची गई रेखा देशांतर रेखा कहलाती हैं दोस्तों। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए, ठीक दोस्तों, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। तभी आपने देखा दोस्तों, किसी स्थान की स्थिति जानने के लिए हम अक्षांश रेखा की सहायता ले रहे थे, लेकिन और अधिक जानकारी के लिए कुछ और रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन सी रेखाएं है दोस्तों? वो देशांतर रेखाएं हैं, जिसकी आवश्यकता मुझे पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, तो दोस्तों प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? टोंगा द्वीप। एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति को जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले सभी संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इस स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर रेखा कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों पे मापा जाता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो पूर्वी और पश्चिमी स्थिति को मापने के लिए देशांतर रेखाओं से हम मापते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जो हमारा जो देशांतर रेखा होते हैं उसे हम मिनट, घंटे और यानी कि हम समय में विभाजित कर सकते हैं। ये समय को भी निर्धारित करते हैं। वे अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ये महत्वपूर्ण होता है कि ध्रुवों की तरफ जब बढ़ते हैं दोस्तों, तो दूरी इनकी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती है दोस्तों? घटती है। ध्रुवों पर बढ़ने पर इनकी दूरी घटती है और ध्रुवों पर इनकी दूरी शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर रेखा आपस में मिलती हैं। यानी कि जब सभी देशांतरी रेखाएं आपस में जिस जगह पे मिलती हैं, उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, वहां पर इनकी जो है दूरी वो शून्य हो जाती है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। तो आप देख रहे हो दोस्तों, इनकी लंबाई जो होती है वो समान होती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं थी। वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर उनकी लंबाई घटती थी, और यहाँ पे ध्रुवों की तरफ बढ़ने में इनके दूरी घट रही है, ना कि लंबाई घट रही दोस्तों। और इनकी लंबाई समान है सभी रेखाओं की, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच एक शहर है दोस्तों, ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व। तो देखो दोस्तों, जो ग्रीनविच सिटी है उसके पूर्व से गुजरने वाली एवं पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। पूर्व और पश्चिम की ओर जो रेखाएं गुजरती हैं, इस तरीके से जो है उनकी गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर
रेखा कहते हैं। तो जो बीचों बीच की रेखाएं होंगी, जो ग्रीनविच शहर से जाने वाली रेखा होगी दोस्तों, वहाँ से उसी को प्रमुख यामोत्तर रेखा माना जाएगा, क्योंकि उसी रेखा के पश्चिम की तरफ जाने वाली पश्चिम यामोत्तर रेखा कहलाएंगी या पश्चिम देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, और ग्रीनविच शहर के पूर्व की तरफ की रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाएगा दोस्तों। वही यहाँ पे चर्चा की जा रही है यहाँ पर अभी। अब दोस्तों इमेज में देखते हैं, ये एक रेखा आप देख रहे हैं जो डॉट डॉट करके दिख रही है आपको, ये प्रमुख यामोत्तर रेखा है। इसके पूर्व की तरफ की सभी देशांतर रेखा जो है इनको पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाएगा, और इस रेखा के पश्चिम की तरफ की सभी रेखाओं को पश्चिम यामोत्तर रेखा या पश्चिम देशांतर रेखा कहा जाएगा दोस्तों। तो जो बीच की रेखा होगी ये प्रमुख रेखा है, प्रमुख यामोत्तर रेखा, प्रमुख देशांतर रेखा, जिसका मान 0 डिग्री है दोस्तों। आगे देखते हैं, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आप यहाँ से 180 पूर्व तक जा सकते हो और 180 पश्चिम तक जा कर के गणना किया जा सकता है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलाकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, यहाँ से एक पश्चिमी गोलार्ध ये हो गया और ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जो पश्चिमी यामोत्तर रेखा और पूर्वी यामोत्तर रेखा है वो दोनों एक ही रेखा पर है। जैसे कि आप इधर से घूम के 180 पश्चिमी पर जाते हो तो आपको यहाँ पे आप पहुँचोगे, और पूर्वी 180 पूर्वी देशांतर से जाते हो तब भी एक ही रेखा पर आके आप मिलते हो। अतः अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के बीच बनी ग्रिड को देखो। तो ये दोस्तों जो बना हुआ है ये ग्रिड कहलाता है। अगर आपको किसी स्थान के देशांतर एवं अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हो। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको किसी देश की जानकारी हो तो आप उस स्थान के बारे में अच्छे से पता लगा सकते हो, और लेकिन उसके पहले आपको अक्षांश एवं देशांतर रेखा की जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए असम में धुबरी एक स्थान है दोस्तों असम में, जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो देखो दोस्तों, 26 उत्तरी यानी ऊपर की तरफ, ठीक दोस्तों, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां से ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी के सही स्थिति होगी। जहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती होंगी वो उस स्थान की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं का खागा अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्त को आ, बा, सा, दा तथा धा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाओं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप उसको प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हो। अब आगे देखते हैं दोस्तों जो मानक समय है, मानक समय के बारे में और पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के बारे में एक इमेज के माध्यम से हम देखते हैं दोस्तों। अब आप देखेंगे कि वृत्त आ खा उसी अक्षांश तथा एक अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया था, ये शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, ये इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में आप अच्छे से आप उसको पढ़ो और अच्छे से समझने का प्रयास करो। अब हम देखते हैं देशांतर और समय। देशांतर और समय के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम दोस्तों आपको मैप पे लेकर के चलेंगे और मैप के माध्यम से हम आपको अच्छे से समझाने का
प्रयास करते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका कौन सा बताया जा रहा है, जिसमें पृथ्वी है, चंद्रमा है और ग्रह। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारित का सबसे अच्छा साधन होगा। बिल्कुल दोस्तों, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर, तो देखो दोस्तों, ग्रीनविच रेखा वही रेखा है जो प्रमुख यमोत्तर रेखा है, पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय यमोत्तर रेखा पर स्थित सभी देशों पर दोपहर होता है। तो देखो दोस्तों, जैसे एक मान लो कि इस तरीके से ये ग्रीनविच रेखा पर जो प्रमुख यमोत्तर रेखा है, तो कुछ देश यहाँ पर होंगे दोस्तों, कुछ देश यहाँ पर होंगे। तो इस तरीके से इस रेखा पर स्थित जितने भी देश होंगे उन सभी रेखाओं रेखा पर सभी जो जितने भी देश स्थित होंगे सभी देशों का मानक समय एक होगा दोस्तों, क्योंकि मानो कि यहाँ पे ग्रीनविच शहर है और ये प्रमुख यमोत्तर रेखा है और यहाँ पे इस तरीके से 10 देश स्थित हैं, तो 10 देशों की का समय जो होगा एक होगा दोस्तों। वही बात यहाँ पर की जा रही है। आगे देखते हैं। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। तो देखो दोस्तों, जो ग्रीनविच शहर से पूर्व की दिशा में स्थित हैं, जितने भी देश हैं ग्रीनविच से पूर्व की ओर स्थित हैं दोस्तों, उनका समय जो है आगे होगा, उनका समय, और पश्चिम में जो स्थित है उनका समय पीछे होगा। तो पूर्व की दिशा में स्थित सभी देशों का मानक समय ग्रीनविच शहर से आगे चलेगा और पश्चिम की दिशा में स्थित सभी देश जो ग्रीनविच से पश्चिम की ओर स्थित हैं उनका मानक समय ग्रीनविच से पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। यहाँ पे एक विधि दी गई है दोस्तों, इसको भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि किस विधि से उसकी गणना की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूमती है। बिल्कुल दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 अंश पूर्व में समय होगा 15 गुणे 4, यानी कि 15 मिनट आप कर लो। ठीक दोस्तों, 15 अंश कर लो और 4 मिनट कर लो। ठीक दोस्तों, 60 मिनट अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात यहाँ दोपहर का 1 बज रहा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 अंश पश्चिम का समय ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी। बिल्कुल दोस्तों, तो इस तरीके से जो है समय की गणना की जाती है और इस तरीके से आप समय को निकाल सकते हो कि ग्रीनविच से कितने डिग्री हम पूर्व जा रहे हैं और कितने डिग्री पश्चिम में जा रहे हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय की घड़ी में दिन के 12 बजे होते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, तो इसको भी देखते हैं दोस्तों। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में जो अंतर होता है दोस्तों, अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। तो देखो दोस्तों, भारत में ही 2 स्थान, एक डिब्रूगढ़ जो असम में है, दूसरा द्वारिका जो गुजरात में है, दोनों जगह में मानक समय का लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर हो रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। कहाँ से दोस्तों? जो देश के बीचों बीच से रेखा गुजर रही है, इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मान लिया जाए। भारत में इसी तरीके से दोस्तों एक रेखा गुजरती है जो है दोस्तों 82.5 डिग्री
पूर्व में दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो इमेज में 82.5 डिग्री पूर्व से गुजरने वाली भारत की मानक यामोत्तर रेखा है को यामोत्तर रेखा माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, इसे किस नाम से जाना जाता है? भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर और इसी मानक समय के आधार पर भारत का समय चलता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच का समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच से पूर्व, तो देखो दोस्तों, भारत जो है ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण होता है कि भारत की स्थिति जो है वो ग्रीनविच शहर से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यानी कि जो भारत का मानक समय है ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व से लिया गया है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है दोस्तों। ग्रीनविच से भारत का समय जो है 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे उस समय भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। तो जितना अधिक वहाँ का देशांतरी विस्तार होगा दोस्तों, उतना अधिक मानक समय हो सकता है किसी देश का। उदाहरण के लिए जो रूस देश है, रूस का देशांतरी विस्तार दोस्तों बहुत है, तो वहाँ पे 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतरी तक के क्षेत्र को घेरता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पर है और ग्रीनविच का दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर है। अब मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा मानक समय है भारत से गुजरने वाली मानक समय, पूर्व और पश्चिम की तरफ से गुजरने वाली मानक समय के बारे में। तो दोस्तों आप इस इमेज में देखो, यहाँ पे आपको ग्रीनविच दिख रहा है। ये ग्रीनविच शहर से जाने वाली, ग्रीनविच सिटी से जाने वाली ये रेखा है जो डॉट डॉट दिख रहा है। तो ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास एक ग्रीनविच शहर है दोस्तों। यहाँ से जाने वाली ये रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। तो इसके दाहिने तरफ यानी इस तरफ जितने भी देशांतर रेखा है दोस्तों उसे पूर्वी देशांतर कहा जाता है और इसके बाएं तरफ यानी पश्चिम की तरफ के सभी देशांतरी रेखा को पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, भारत की स्थिति यहाँ पर है और भारत के पास से जाने वाले जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री है दोस्तों। तो भारत का समय कितना है दोस्तों? 5.5 घंटे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से तो देखो यहाँ से प्रत्येक घंटे का दिया हुआ है कि कौन से देश से गुजरने वाली रेखा जो है कितने घंटे आगे है वहाँ का समय। तो 1 घंटे 2 घंटे इस तरीके से। और जैसा कि अभी रूस में आपने देखा दोस्तों 11 मानक समय लिया जाता है। तो देखो दोस्तों, रूस का देशांतरी विस्तार बहुत लंबा है। यहाँ से दोस्तों कुछ यहाँ तक रूस का देशांतरी विस्तार है, इसलिए रूस में बहुत से मानक समय लिए जाते हैं दोस्तों। और ये पश्चिम की तरफ आप देख सकते हो, पश्चिम की तरफ बढ़ने पे यहाँ पे माइनस होता है दोस्तों, यहाँ का समय घटता है और पूर्व की तरफ बढ़ने पे समय जो है दोस्तों बढ़ता है। यहाँ पे प्लस में आता है यानी बढ़ता जाता है समय। जितने आप पूर्वी देशांतर पर जाएंगे बढ़ता जाएगा समय और जितने आप पश्चिमी देशांतर पर जाएंगे दोस्तों वहाँ का मानक समय घटता जाता है। तो इस तरीके से मैं आज आपको अक्षांश और देशांतर रेखा मानक समय के बारे में बताया दोस्तों इस NCERT बुक की सीरीज में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।